आज श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करते हुए उनको नमन करते हुए आदरांजलि व्यक्त करते हुए इस स्नेह भरे समारोह में उपस्थित इस नगर के युवा नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी, विधान परिषद के पूर्व विधायक, हमारे मार्गदर्शक नेता जैनुद्दीन जवेरी जी, हरीश शर्मा जी ने अपने भाषण में जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिए, पदाधिकारियों के नाम लिए, वो सभी मान्यवर पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक, नगर सेविका, सभापति और जिनके नाम हरीश शर्मा जी के भाषण से छूटे, वो सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से मंच पे विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से और इस शहर के सम्माननीय नागरिक बंधु और भाइयों की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को आदरांजलि व्यक्त करता हूं। एक ऐसा दिवस है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म क्रिसमस के दिवस पर हुआ। हम क्रिसमस मनाते हैं प्यार बांटने के लिए, मानवता का धर्म, सेवा का धर्म, यही हमें इस क्रिसमस के माध्यम से प्यार करने की शिक्षा देता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हम अपने मनुष्य धर्म का पालन करें, यही शिक्षा जीवन भर अटल जी ने दी और वही क्रिसमस का सही अर्थ है। इस कार्यक्रम के नियोजन में हरीश शर्मा जी ने प्यार भरे शब्दों का उपयोग मेरे बारे में किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सही तो जीवन में सबसे कठिन कार्य है कि हम बैठे हैं और अपनी अच्छाई खुद सुन रहे हैं। यह बड़ा कठिन काम होता है, मगर हरीश जी ने प्यार मोहब्बत में इस कार्यक्रम में प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह बात सही है कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे, पार्टी के नेताओं पे, पार्टी को साथ देने वाले सभी पे इस बात का अभिमान है कि राजनीति के लिए वो नहीं चाहते, वो दिल से मुझे चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। माननीय पूर्व विधायक जैनू भैया ने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए शुभकामना दी, मुझे और मैं आगे बढ़ूं, इसलिए उन्होंने विशेष शब्दों का उपयोग किया। पर मेरे जीवन में हमेशा मैंने यही सोचा है कि ना लोकसभा की कुर्सी महत्वपूर्ण है, ना विधानसभा की कुर्सी कीमती है। कीमती है तो जनता के हृदय का स्थान कीमती है, जिसके लिए मैं जिंदगी के आखिर सांस तक काम करूंगा। हमारी बहन जयश्री दाई ने यहां पे एक अच्छी कविता कही। नासिर भाई, आप तो बहुत अच्छा संचालन करते हो, आपका भी आवाज दमदार है, जानदार है, शानदार है, मगर आपने सहजता से कहा कि जयश्री दाई का आवाज इतना जानदार है, शानदार है, तो घर में आवाज थोड़ा कमजोर होता है। नासिर भाई, अगर मैं आपके घर में आऊं तो आपका भी आवाज वहां कमजोर ही होगा। ये तो भगवान को नहीं छूटा तो जयश्री ताई के श्रीमान जी को कैसे छूटेगा? हम सब बाहरी आवाज निकाल सकते हैं, मगर जयश्री ताई ने भी बहुत अच्छी कविता यहां पे मुझ पर बनाई। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नगर सेविका के नाते जनता के साथ उनका जो नाता रहा, जो काम उन्होंने किए, और काम करते समय अपने वार्ड के जो
जिन्होंने वार्ड की शोभा बढ़ाई, ऐसे लोगों के फोटो के साथ उन्होंने कैलेंडर का प्रकाशन किया। उस कैलेंडर का अधिकृत विमोचन हुआ, ऐसा भी मैं घोषित करता हूं। कुछ दिन पूर्व जब हमारे हरीश शर्मा जी का दूरध्वनि मुझे आया, वो कहने लगे कि श्रद्धेय अटल जी के इस जयंती के अवसर पर हम कुछ चीजों को लोकार्पित करना चाहते हैं। नासिर भाई ने अटल जी पर बहुत अच्छी एक वीडियो क्लिप बनाई। कुछ मिनटों में अटल जी की जीवनी आंखों के सामने से जाने लगी। और इसीलिए हरीश शर्मा जी ने जब मुझे निमंत्रण दिया, मैंने 1 सेकंड में उस निमंत्रण का स्वीकार किया, क्योंकि जब मुझे समझ आई होगी, जब मैंने राजनीतिक राह पर पहला कदम रखा होगा, तो यही नारे देते रखा, अंधेरे में एक चिंगारी अटल बिहारी अटल बिहारी। प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी अटल बिहारी, जोर शोर से आवाज निकालते थे। कभी यह सपना लगता था कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर जहां पे दिल से अगर कोई चीज मांगी जाती है तो भगवान भी तथास्तु कह देता है। हमारे देश के अटल जी प्रधानमंत्री बने। अटल जी की खासियत तो एक विशेष थी कि वो अच्छे वक्ता थे। उनके जिह्वा पर मां सरस्वती का निवास था, मगर उससे भी बड़ी बात थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। जो इंसान ने अपने जीवन को भारतीय समाज के लिए अर्पण कर दिया था, जिन्होंने अपने परिवार को देश की जनता ही मेरे परिवार के सदस्य है ऐसा माना था। कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को बनाने के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, मगर यह ऐसा नेता था जिसने देश को बनाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। और बचपन से जब भी होश संभाला राजनीतिक, तो अटल जी का हर शब्द जैसा आपके लिए अनमोल है, कीमती है, दीप स्तंभ है, मार्गदर्शक है, तो मेरे लिए भी अटल जी के भाषण का हर शब्द मार्गदर्शक बना रहा। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब पहली बार मैं 16 मार्च 1995 में चुन कर आया, विजयी हुआ, जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, गांधी चौक में शायद वही अटल जी का मंत्र शब्द का रूप बदलकर निकल रहे थे कि विजय झाला तर माजायचं नाही, पराभव झाला तर गाजायचं नाही। शब्द मराठी में थे, मगर वो अटल जी की भावना थी। तेरा वैभव अमर रहे, माहम दिन चार रहे ना रहे। आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, हितचिंतक से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे का पंचा अपने गले में पहन लिया। उनका तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, मगर यह स्वागत करते हुए यह बात सही है कि शायद वो पंचे का वजन ये 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, हल्का फुल्का कपड़े का पंचा है, मगर ध्यान रखना वो पंचा ये कोई कपास से बना हुआ एक कपड़ा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है जो अटल जी ने हमें सिखाई कि कदम मिलाकर चलना होगा। भारत ये जमीन का टुकड़ा नहीं है,
जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये भावना के साथ जन जन के सेवा में मन मन से काम करना होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और आज हम यहां एकत्रित हुए हैं वो संकल्प करने के लिए, जो भी होगा शक्ति के साथ करेंगे, जो भी करेंगे वो समाज हित में करेंगे, जो भी सोचेंगे वो देश के प्रगति के लिए सोचेंगे। यही भावना का संकल्प आज हम सबको मिलकर श्रद्धेय अटल जी के इस जयंती के अवसर पर करना है। कई आज कामों के विकास कार्यों के उद्घाटन हुए, लोकार्पण हुआ, भूमि पूजन हुए। मैं नगर परिषद के अध्यक्ष और उनके टीम को बधाई देता हूं, उनके कार्यों को तारीफे काबिल समझता हूं। आज यहां पे जो भी बागोद्यान हुए, लाइब्रेरी हुई, वाचनालय हुए, ई लाइब्रेरी हुई, रास्तों का निर्माण हुआ, ये समाज के उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है। मैं तभी कहां कह रहा था कि 14 मई 1984 में मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ। कोई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए गया और उसने फेसबुक का निर्माण किया। आज तो विश्व में फेसबुक हर देश में है, हर देश का व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल करता है। मगर फेसबुक में हम इतने मग्न हो गए, इतने डूब गए कि दोस्तों के फेस अब प्रत्यक्ष रूप से कम देखते हैं, फेसबुक से ज्यादा देखते हैं। किताबें पढ़ना बंद हो गया। मगर आज यहां के नगर परिषद ने जब मुझे निधि मांगा, मैंने निधि दिया। आज खुशी है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम से ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। वसंत वाचनालय नए रूप में लोगों की सेवा में अर्पित हुआ। और मैं आपको आह्वान करता हूं, कोई आएगा दुनिया बदल देगा। देखो, कोई नहीं आएगा। दुनिया को बदलना है तो हमें ही बदलना होगा। समाज अपने आप नहीं बदलेगा। समाज को बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने मजबूत खांधों पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी ने सही कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता होगा कि दुनिया बदलने वाला आ जाएगा, तो वो कहता है कि ऐसे सोचने वाले मेरे भाइयों, दुनिया बदलने वाला कोई नहीं आएगा। अगर आपको दुनिया बदलने वाला व्यक्ति ढूंढना ही है तो एक बार आईने के सामने खड़े हो जाओ। आईने में वो व्यक्ति को आप देख पाओगे। दुनिया कोई नहीं बदलेगा, दुनिया तो हमें बदलनी है। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मिशन, लक्ष्य, ये कोई चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य गरीबों के दिल जीतना होना चाहिए। बगाशा शहर में मुझे आपने चुन के दिया, प्यार मोहब्बत से चुन के दिया। जात धर्म के बाहर जाकर आप कौन से जात के हो, मैं कौन से जात का हूं, यह कभी रिश्ते में जात आड़ी नहीं आई। किसी व्यक्ति को हमने जात के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया। मैं बाजार शहर के नागरिक भाई और बहनों को नमन करूंगा कि उन्होंने जात के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया, काम के आधार पर किया। यहां के मतदाताओं ने हमें सभी भाइयों को काम के आधार पर अपना आशीर्वाद दिया और हमने भी जी जान से बगारशाह शहर को विकास, प्रगति, उन्नति के मार्ग पे गति से आगे ले जाने की पूरी जोर शोर से, शक्ति के साथ कोशिश की, पूरी ताकत के साथ। मैंने कभी यह कहा कि मेरे लिए कोई कहता था कि बी फॉर बारामती बहुत प्रगत है। मैंने कहा मेरा भी तो बल्लारपुर बी से शुरू होता है, तो बी फॉर बारामती, तो मेरा भी बी फॉर बल्लारपुर आगे जाएगा। किसी ने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र के नेता प्रभावी रहे हैं, तो पी फॉर पुणे आगे जाएगा।
हमने भी कहा कि हम 58% जंगल वाले जिले के हैं, तो मेरा पी फॉर पोम्भुरना भी आगे जाएगा। किसी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोक संख्या में इस देश की दुगनी और विश्व की 7वीं लोक संख्या का शहर जो 603.4 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा है, वो मुंबई हमारी आर्थिक देश की राजनीति है, तो एम फॉर मुंबई आगे जाएगी। हमने कहा अरे हमारे थाली में सबसे अच्छा सुगंधी भात देने वाला मूल है, वो भी एम फॉर मूल है, तो मेरा मूल भी आगे जाएगा। और आज मुझे खुशी होती है कि विधानसभा में परसों 2 दिन का अधिवेशन था। हमारे सावनेर के विधायक जो अभी क्रीड़ा मंत्री है, वो अपने भाषण में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा विद्यापीठ का विधेयक आया, बिल आया, उसका जवाब देते हुए वो कह रहे थे कि मुझे खुद को एक बार बल्लार शाह का स्टेडियम देखना है और सभी ने ये आदर्श लेना चाहिए। क्रीड़ा क्षेत्र भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मुझे खुशी हो रही थी जब बारामती के बैठक की न्यूज में किसी वर्तमान पत्र के माध्यम से पढ़ रहा था कि बारामती में अजीत दादा पवार बैठक ले रहे, राज्य के उप मुख्यमंत्री है, और वो बैठक में कह रहे कि जैसा चंद्रपुर में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वैसा टाटा कैंसर हॉस्पिटल मेरे बारामती में बनना चाहिए। तो मुझे अपने आप पे नहीं, ये मतदाताओं पे गर्व हुआ। जो मतदाता जात पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, जातीय द्वेष पर नहीं, जात के जहर पर नहीं, तो काम के आधार पर प्रेम करते आया, मुझे आपकी याद आई, आपका स्मरण हुआ कि आपने बहुत लोग गलत बातें फैलाने की कोशिश करते, अफवाह फैलाने की कोशिश करते। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले विसापुर में मैंने वैधानिक विकास मंडल के माध्यम से पहली बार 95 के पहले तो विसापुर में एक रास्ता पक्का नहीं था, सारे कच्चे रास्ते थे। वैधानिक विकास मंडल से मैंने सीमेंट रोड बनवाए। आज भी वो सीमेंट रोड की वजह से बरसात के दिनों में आसानी होती है। मगर तब एक नेता कहने लगा, एक नेता जोर से कह रहा था भाषण में कि सीमेंट रोड बनाए, गलत हो गया, कच्चे रास्ते पे हमारी चप्पल 4 साल तक चप्पल घिसती नहीं, सीमेंट रोड पे 1 साल में खराब हो जाती। मगर क्या सोच है भाई की। म्युनिसिपालिटी के चुनाव में एक कांग्रेस का नेता जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हां रास्ते बने, हमें क्या फायदा, क्योंकि उसे पता था रास्ते बनेंगे तो हम रास्ते के बाजू से हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। बाद में मेरा भाषण था, मैंने उनका जाहिरनामा पढ़ा तो पहले मैनिफेस्टो में कांग्रेस के लिखा था कि मूल नगर परिषद बनेगी तो हम पक्के रास्ते बनवाएंगे। भाषण में कुछ और है और कागज में कुछ और है। मुझे याद है आज जो हमारे जिले का नेतृत्व करने वाले 1 साल पहले मुझे पूछ रहे थे कि तुमने तो सीमेंट टैंक मूल में बनवाया, क्या फायदा है सीमेंट टैंक का। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जब वो मंत्री बने तो ब्रह्मपुरी के स्विमिंग टैंक के बारे में उन्होंने मान्यता दी। अब तो ऐसे नेताओं को तो डूब मरने की बात है कि 6 महीने पहले एक बात करना। अरे हमारी स्पर्धा होनी चाहिए, मगर झूठ बोलने के आधार पे नहीं, काम के आधार पे होनी चाहिए। किसी की लकीर मिटाकर हम बड़े नहीं बनेंगे, अपनी लकीर बढ़ाकर हमें बड़े बनना है। मैं आज काम नहीं गिनूंगा, मैं काम गिनने के लिए भी नहीं आया, मगर मैं आपको इस बारे में जागरूक करना अपना मेरा कर्तव्य समझूंगा कि धीरे धीरे मायावी रूप लेकर, झूठे शब्दों का सहारा लेकर, जात जात के आधार पे
राजनीति को और मतदाताओं को गलत दिशा देने का काम करने वाले नेताओं का बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है। वो काम के आधार पे नहीं, गलत बातों के आधार पे, कोई विचारों का बेस नहीं है, घृणा के बेस के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं। हमारे देश को कभी यह मंजूर नहीं था। मैं तो बल्लारपुर शहर का विधायक के नाते मुझे हमेशा अभिमान रहा। मैं ऐसे नगर का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस नगर में 15 से ज्यादा राज्यों के नागरिक, उन्होंने इस बगारशा को अपनी कर्मभूमि मानी है, 15 से ज्यादा राज्यों से। मगर इस गांव की विशेषता है, ये अमन प्रिय है, शांति प्रिय है। यहां का हर व्यक्ति अपनी ओर से इस गांव के विकास में अपना योगदान देता है, शक्ति के साथ देता है। मैं ऐसे इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले बगारशा का विधायक हूं। भारत के सभी राज्यों के नागरिक रहने के बाद भारत माता के सपूत के नाते भाईचारा कायम रखने वाले शहर का प्रतिनिधि हूं। मगर हम सबको इस शहर को बचाना है, उस जहर से बचाना है कि धीरे धीरे कुछ लोग ये जहर की बोतल लेकर घूम रहे हैं। उन्हें सत्ता का स्वार्थ है, कुछ भी हो जाए उन्हें सत्ता चाहिए। वो काम के आधार पर सत्ता नहीं मिल सकती। जहर फैला कर वो चाहते हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए। पॉइजन, मैं इस जात का हूं, मुझे वोट दो। मैं कभी कभी मन में विचार करता हूं, भाई तू इस जात का है तो जब बीमार गिरेगा तो अपनी ही जात के डॉक्टर से दवाई लेता है क्या? ऑपरेशन करते समय यह कहता है कि नहीं, मैं अपने ही जात के डॉक्टर से ऑपरेशन करूंगा। कभी यह कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा तो मैं अपने ही जात के मास्टर से उसको सिखाऊंगा, नहीं तो अज्ञानी रहे तो चलेगा। भूख लगी, कहीं पे भजे खाने गया तो यह कहता है कि तू कौन से जात का है, तेरे हाथ के भजे तभी खाऊंगा जब तू मेरे जात का होगा। तहसीलदार के पास जाने के बाद कभी ये बात कहते हो कि तहसीलदार मेरे जात का होगा तो ही मैं जात का प्रमाण पत्र लूंगा, नहीं तो मैं जात का प्रमाण पत्र कभी जीवन में नहीं लूंगा। होता है। दवाई की गोली खाते समय ये कभी पूछते हो कि ये गोली किसने की? हमारी थाली में अनाज जब आता है तब पूछते हो कि ये अनाज कहां से आया, ये नमक कहां से आया, ये मिर्ची का पाउडर कहां से आया? कभी जात धर्म की बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में कभी नहीं आती। प्यार मोहब्बत से हर किसी का हृदय भरा हुआ है। मगर डर यह है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, खुर्ची के प्रेम के लिए हमारे गांव में, हमारे जिले में धीरे धीरे जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के संकट में हमारी अपेक्षा थी कि जिनके हाथ में जिला है वो कोरोना के संकट में आम आदमी, गरीब आदमी के पीछे देवदूत बनकर खड़े हो जाए। मगर आश्चर्य इस बात का है वो ना देवदूत बन पाए, ना सरकार के दूत बन पाए। कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर समाप्त हो रहे थे। जो कि जिंदा बच सकता था वो भी गलत नीतियों के वजह से उसको भी हे राम कहना पड़ता था। कौन है जिम्मेदार? जितने वो लोग हैं जिम्मेदार, उतने हम भी हो सकते हैं अगर हमने गलत लोगों का चयन किया, गलत लोगों को आगे बढ़ाया। तो गलती करने वाले जितने जिम्मेदार हैं उतने ही उस गलती करने वाले लोगों के पीछे शाबाशी देने वाले भी उतने ही जिम्मेदार होंगे। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, अटल जी के सपने को साकार करने के लिए पूरे ताकत के साथ माननीय मोदी जी जनता का आशीर्वाद लेकर काम कर रहे हैं।
2 दिन पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाके आए। आज किसानों के खातों में 2000 18,000 करोड़ एक बटन से उन्होंने दबाए, एक बटन। क्या हमें अभिमान नहीं है ऐसे प्रधानमंत्री का कि जो प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता है? क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है? क्या स्वार्थ है? क्या अपने भाइयों को सांसद बनाना है? या मोदी जी को अपने बीवी को विधायक बनाना है? अपने बेटे को पर्यावरण मंत्री बनाकर आगे मुख्यमंत्री बनाना है? अपनी बेटी को सांसद बनाकर देश के मंत्री बनवाने के सपने देखना है? मोदी जी ने कभी यह सपना नहीं देखा। मोदी जी का सपना तो एक ही है कि यह देश जो 1वीं सदी से 18वीं सदी तक इस विश्व का कप्तान रहा, हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विश्व में 1 नंबर में था। अरे जलते थे बाकी देश के लोग। चाइनीज प्रवासी जब हिंदुस्तान में आया तो उसने भी लिखा, अरे ये देश, यहां तो दूध की नदियां बहती है, सोने का धूर निकलता है, डाल डाल पे सोने की चिड़िया। ये वर्णन हमारे देश का किया जाता था। और आज तो जलने का धूर निकलता है, गरीबी है। किसने निर्माण की? क्या मोदी जी ने? मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सबसे डेंजर है, कोई कानून नहीं है। कब कोई ये जहर के शब्दों को लेकर समाज के मनों के बीच में, समाज के दिलों के बीच में जहर बो देगा, पता नहीं। सारी गंदी बातें, गलत इंफॉर्मेशन। अंग्रेज जो नहीं कर सके वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम सब विद्यार्थी करते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे देते हैं। वैलेंटाइन डे पे इतिहास बदल देते हैं, नक्शे बदल देते हैं, सीमाएं बदल देते हैं, सोच बदल देते हैं, धर्म बदल देते हैं, धर्म का आचरण बदल देते हैं, बुराई को अच्छा बना देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो हमें तो यह बहुत बड़ा आक्रमण लगता है। अब इस आक्रमण में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। यह बात सही है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने दिलो जान से काम किया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके इस मतदार संघ के लिए किया। यह करते समय महाराष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए भी काम किया। जब कभी मैं विधायक के नाते भाषण देता था, निराधार परित्यक्ता घटस्फोटिता बहनों की बात करता था, मैंने 18 जून 2019 को निर्णय किया कि 600 रुपए अनुदान है, 2 अपत्य है तो 1200 और अपत्य नहीं है तो 1000 डबल करने का मैंने निर्णय किया। आज निराधार मेरे बहनों को, परित्यक्ता घटस्फोटिता बहनों को अनुदान मिलता, किसानों को मदद की। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे हारने का डर नहीं है, ना जीतने की खुशी है। आपने इतना प्यार दिया कि जिसके आधार पे अगर मैं हार भी जाऊं तो आखिरी सांस तक मेरा सेवा का जो संकल्प है वो नहीं रुकेगा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ काम मेरे अधूरे रहे हैं। मैं जब कभी रोज अपने आप से उन कामों के बारे में सोचता हूं, हां यह काम अधूरा है कि मुझे बाजार शाह में जो आज भी बेघर है, बाजार शाह में जो आज भी ऐसे मकान में रहते हैं कि थोड़ा भी अगर झटका लग जाए तो मकान टूट जाए, ऐसे कई गरीब बाजार शाह में रहते हैं कि जब भी रात में सोते हैं तो आसमान में चांद का आकार क्या होगा उन्हें रात में दिख जाता है। बरसात आती है तो पानी के बूंद बूंद से अपने घर को बचाने के लिए नीचे बर्तन या बकेट रखनी पड़ती है। मेरा यह संकल्प जरूर है कि मेरे बाजार शाह के ऐसे भाइयों को मैं आवास योजना की जो सरकार की नीति है
उस आवास योजना के नीति के तहत मैं उनके अपने खुद के अधिकार के घर बना पाऊं, मेरे लिए वो क्षण अभिमान का क्षण होगा, मुझे खुशी का क्षण होगा। रोजगार के लिए मैंने कई निर्णय किए। अब एक साथ में तो सारे निर्णय नहीं होते, कोशिश करते रहा, आगे बढ़ते रहा, कहीं पे यश आया, कहीं पे अपयश आया, मगर यह भी मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा। इसीलिए आज जब मैं सब्जी मार्केट बनाने के लिए आज उद्घाटन को गया, मैंने हरीश जी को यही कहा कि सब्जी मार्केट तो अच्छा बना है, मगर यहां जो लोग बैठेंगे उनके मदद के सारी बातें यहां होनी चाहिए। लाइट है तो सोलार पे हो, फैन हो, सब्जी साफ करने के लिए पानी का टाका हो, पानी मिले, जो गंदगी है उसका, वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। मैंने हरीश जी को कहा कि अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, यारे सरकार की तिजोरी से दूंगा। हरीश जी ने पूछा, अरे भैया आप तो सरकार नहीं है। मगर चिंता मत करो हरीश जी, 5 वर्ष मैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के नाते काम कर चुका हूं, और वैसे मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी अच्छी है। अभी के मंत्री को अगर कोड नंबर पाठ नहीं हुआ होगा, मेरा कोड नंबर पाठ है, आप बल्लार शाह के नगर के विकास के लिए कोई पैसा कम नहीं गिरेगा। और 4 दिन पहले मैंने 3 करोड़ का एक ऑर्डर भेज दिया, पहले के 10 करोड़ जमा है। हाँ जी बराबर है ना, तो पैसों की कमी नहीं होगी, शहर तो आगे बढ़ते रहेगा। मगर मेरा दूसरा संकल्प जो है वो घर और निवास के बाद हम क्या केंद्र की माध्यम से कर सकते हैं रोजगार के लिए, उसकी पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं। और उसीलिए मैंने राजौरा के पास एयरपोर्ट बनाने का संकल्प किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट बनने से आसान हो जाएगा, सुधीर भाऊ को नागपुर नहीं जाना पड़ेगा, यहां से ही मुंबई तक जा सकते। नहीं, एयरपोर्ट हमने इसलिए नहीं बनवाया, हमने एयरपोर्ट बनवाने के पीछे सीधा और साफ कारण था कि हमने खुद रतन टाटा जी से बात की थी। आज हमारे देश में डिफेंस में 70% जो हमारे शूर वीरों सैनिकों के लिए शस्त्र लगते हैं, 70% हम इंपोर्ट करते हैं। देश की स्वाधीनता के बाद कोई प्रधानमंत्री को यह सोच नहीं आई कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो जाए, मेरा देश स्वयंपूर्ण हो जाए। हमारी राजनीति तो नारों के आधार पर चली। ये 5 वर्ष में गरीबी हटाओ का नारा दो, दूसरे 5 वर्ष में फिर वही नारा, थोड़ी सी शक्कर लगा के दो, फिर तीसरे चुनाव में फिर से गरीबी हटाओ का नारा दो। गरीबी तो हटी नहीं, मगर इनके नारे वही चलते रहे। वो जब मैं 1989 में पहला चुनाव लड़ा तो मैं कहता था कि वो दूधी हलवा की कहानी जैसा, कि दूधी हलवा दिखाकर अंदर बुलाना और लटका कर एक दूधी रखना और हलाने की बात करना, यही आज तक की नीति ये कांग्रेस की रही है। मगर एक मोदी जी के रूप में हमने देखा, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा क्या है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। नहीं तो इसके पहले हम महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में वंदन करते रहे, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जय जयकार करते रहे, मगर शिक्षा में देश को आगे बढ़ाने की जो सोच थी वो हमारी कमजोर थी। सर्व शिक्षा अभियान, हजारों करोड़ों का आवंटन दिया गया। आरोग्य, हेल्थ, मोदी जी के नेतृत्व में NRHM, नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत अटल जी ने शुरू की, और उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने स्वाधीनता के बाद सिर्फ 6 एम्स हॉस्पिटल देश में खोले गए। मोदी जी ने 6 वर्ष में 13 हॉस्पिटल के निर्माण को शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना बनाई कि कोई भी गरीब परिवार उसके बीमारी के बीच में, बीमारी के जंग में पैसा या स्पीड ब्रेकर नहीं बनना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना में
10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए तक की सीमा तक उन्होंने आयुष्मान भारत योजना दी। 21 जून यह हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, हमारे भारत का योग आज 132 से ज्यादा देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन करके संकल्प करते हैं। सारे पीएचसी सेंटर को वेलनेस सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया। हां, पूरा नहीं हुआ, मगर आने वाले 5 वर्षों में मुझे विश्वास है। फिटनेस के बारे में माननीय मोदी जी ने हमारे हेल्थ की चिंता की। कोविड के समय जब सभी लोग, सभी नेता हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, माननीय मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। गरीबों को 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया, गैस सिलेंडर 3 महीना मुफ्त दिया, जो निराधार है जिनका जनधन खाता है उसमें पैसे दिए, दिव्यांगों को पैसे दिए, किसानों के खाते में पैसे दिए। और हमारे राज्य के नेता रोते रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने विधानसभा में सरकार को पूछा कि आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? शून्य का शोध आर्यभट्ट ने लगाया, मगर तुम तो आर्यभट्ट के बाप हो, तुमने तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी शून्य है, ये नया शोध लगाया। भाई और बहनों, आपने जो प्यार दिया इसलिए आज हम यहां खड़े हैं। सही दिशा सही नीति, स्पष्ट दिशा स्पष्ट नीति, यही माननीय श्रद्धेय अटल जी ने हमको सिखाई है। इस शहर के विकास के लिए पूरे शक्ति के साथ काम करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प को आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले, आपका स्नेह मिले। मैं भी विश्वास देता हूं कि ये मंच पर जितने नेता हमारे उपस्थित है, ये सारे नेता राजनीति में सेवा भावना से आए हैं। जनता की सेवा यही ईश्वर की सेवा है, यही भावना से हम सब लोग इस मंच पर विराजमान हैं। हमें पता है कि आज हम सत्ता में हैं, सत्ता तो कभी ना कभी जाएगी, सत्ता आती है जाती है। और हमें यह भी पता है, मत कर अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। ये शब्द हमारे मन में हमेशा है। हम बड़प्पन की भावना से राजनीति में काम नहीं करते, हम काम करते हैं कि जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है, हम जितने लोगों की दुआएं ले सके, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यही दुआएं आज के दिन आपसे मांगने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मैं अल्लाह ताला से यही कामना करता हूं, भगवान यीशु से यही इच्छा मांगता हूं, प्रकट करता हूं कि आप सभी धर्मों के सभी भगवान मिलकर मेरे इस शहर के नागरिकों को हमेशा खुश रखो, आनंदी रखो, शक्ति दो हर संकट पे मात करने की। और ये मेरा शहर भारत के लिए एक आदर्श शहर बने, यहां की जनता आदर्श बने। यही भगवान से, भगवान यीशु से और अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए मैं मेरे मनोगत को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराज।